ये इमारत बेमिसाल है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में इस इमारत की एक झलक भी ना देखी हो। सामने चांदनी चौक की भीड़ भाड़ है और है मेले जैसा माहौल। कहने की ज़रूरत तो नहीं, पर फिर भी बताना ज़रूरी है। इस इमारत का नाम है लाल किला। 376 साल पुराना लाल किला, जो कि भारत के इतिहास, आज़ादी के संघर्ष और आज़ादी के जश्न का प्रतीक है। नज़दीक की जगहों में आने में पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक पीछे देखिए, यहाँ पर झंडा दिखाई दे रहा है, जहाँ से प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं हर 15 अगस्त को। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ये जगह है, पर मुझे पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पर चलिए, अभी यहाँ पर है तो इसको इस बार अंदर से भी घूमते हैं। लाल किले के दो गेट हैं। एक का नाम है दिल्ली गेट और दूसरे का लाहौरी गेट। दोनों गेट देखने में एक जैसे हैं। लाहौरी गेट मुख्य गेट है, जो अब हमारे सामने है। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट के ऊपर ही भारतीय ध्वज फहराया था। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री किले के मुख्य द्वार पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। अब सामने ये वो जगह है जहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। लाल किले का यहाँ तक का हिस्सा चिर परिचित है। अब चलते हैं आगे इसके अनजाने हिस्से की तरफ। लाल और सफ़ेद रंग के इस किले का डिज़ाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही ताजमहल का भी डिज़ाइन तैयार किया था। फेमस मीना बाजार। लाहौरी गेट से अंदर आते ही सबसे पहले पड़ता है छत्ता बाज़ार या छत वाला बाज़ार, जिसको मीना बाज़ार और बाज़ार मुसक्क़फ़ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ मुग़ल काल के दौरान शाही घराने के लिए रेशम, आभूषण और दूसरे सामान बेचे जाते थे। इसकी सबसे ख़ास बात इसकी मेहराबदार कोठरियाँ हैं, जिनमें दिल्ली के सबसे प्रतिभाशाली जौहरी, कालीन निर्माता, बुनकर और सुनार मिला करते थे। ये दरबार की महिलाओं के लिए खरीदारी का केंद्र था। ये एकदम कमाल का मार्केट है, यहाँ पर बहुत ही फैशनेबल। छत्ता बाज़ार से मैं अंदर आ चुकी हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है ये, और अंदर आने पर ही सबसे पहले दिखते हैं कि 3 तरफ फैला हुआ गार्डन है यहाँ पर। और दिखता है लाल किले की दीवार का अंदर का हिस्सा। लाल किला 254 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस दीवार की लंबाई 2.4 किलोमीटर है। छत्ता बाज़ार से निकल करके अब मैं सामने आ गई हूँ नौबत खाना के। अब सामने है नौबत खाना, जिसको नगाड़ा घर के नाम से भी जाना जाता था। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया जब उन्होंने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। दिल्ली में नई राजधानी शाहजहानाबाद को बसाया और उसके गढ़ के रूप में लाल किला बनवाने का फैसला किया। भारत के अधिकांश किलों में नौबत खाना मुख्य द्वार के पास ही मिलता है। जब भी कोई बादशाह या कोई बड़े पदाधिकारी दीवाने आम में आते थे, तो इसकी सूचना सबको पहुंचाने के लिए यहाँ नगाड़ा बजाया जाता था। खास मौक़ों पर यहाँ संगीत भी बजा करता था।
नौबत खाना 3 मंजिली इमारत है। नौबत खाने को एक और वजह से भी जाना जाता है क्योंकि बाद के मुगल बादशाह जहांगीर शाह और फर्रुखशियार जो 18वीं शताब्दी के मुगल बादशाह थे, उनकी इसी नौबत खाने में हत्या की गई थी। इस तरफ है नौबत खाना, तो नौबत खाने के ठीक सामने मेरे पीछे यहाँ इस तरफ है दीवाने आम। ये दीवाने आम है। बादशाह दीवाने आम में जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतें सुना करते थे। लाल किले का निर्माण 1639 में शुरू हुआ, जो करीब 10 सालों में 1648 में 1648 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके बाद के 209 साल मतलब वर्ष 1857 तक लाल किला मुगल बादशाहों का निवास स्थान बना रहा। पीछे यहाँ पर राजा की सीट है ये, और इसको सामने से देखने पर इसके जो चारों तरफ शीशा लगा हुआ है उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है नौबत खाने का, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। बादशाह की सीट है, इसका मतलब है कि बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे और वो जो आम जनता थी उससे जब बातचीत करते थे, उससे जब मिलते थे या फिर उसकी जब ग्रीवांसेस वो सुनते थे या उनको एड्रेस करते थे, तो वो उस समय यहाँ पर होते थे। संगमरमर के इस चबूतरे के नीचे बादशाह का सिंहासन हुआ करता था। बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी भी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये लाल किले के अंदर स्थित अनेक महलों में से एक है। नाम है मुमताज़ महल। नाम से ऐसा लग सकता है मुमताज़ महल यहाँ रहा करती होंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि लाल किले का निर्माण ही मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद हुआ था। ये एक शाही कक्ष था जिसका नाम मुमताज़ महल के नाम पर रखा गया। अपने गौरव काल में ये इमारत शाही हैरम का हिस्सा थी। यहाँ पर कुछ कमरे भी बने हुए हैं। 1857 की क्रांति के बाद लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। उन्होंने संगमरमर के बने मुमताज़ महल का इस्तेमाल कारागार की तरह किया, जिसकी वजह से ये इमारत अब अपने मूल स्वरूप से बिल्कुल अलग नज़र आती है। लाल किले की एक खास बात इसकी जल प्रणाली थी। यहाँ की नहरों की प्रणाली को नाम दिया गया था नहर बहिश्त या स्वर्ग से बहती जलधारा, जो सभी बगीचों और महलों से होकर गुजरती थी। महलों में ये एक एयर कंडीशनर का काम करती थी। अब सामने जो भवन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है रंग महल, जिसको इम्तियाज महल के भी नाम से जाना जाता था। इम्तियाज जिसका मतलब है उत्कृष्ट। रंग महल यहाँ के सभी आवासों में सबसे बड़ा है। ये रंग महल है। पहले इसके अंदर का जो पार्ट है वो अलग अलग रंगों से पेंटेड था, इसलिए इसका नाम रंग महल पड़ा। हालांकि आज तो कलर इसमें नहीं है। इसके ही जो दूसरा पार्ट है उसमें शीशे जड़े हुए थे और उन शीशों की वजह से कलर्स पैदा होते थे, तो वो है शीश महल। रंग महल और दीवाने खास के बीच की इस इमारत का नाम है खास महल, जो कि बादशाह का निजी महल था। इसमें बादशाह का निजी प्रार्थना कक्ष या इबादत खाना, निजी शयन कक्ष जिसको ख्वाबगाह कहते थे, और एक बैठक या तोश खाना है।
ये बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड इमारत है। इसके भी अंदर जाने की मनाही है और बाहर से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भी कुछ झलकियाँ तो इसकी दिख ही गई। अब चलते हैं दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास बादशाह का बेहद सजा-धजा निजी सभा कक्ष था। ये खास लोगों जैसे कि शाही लोगों से और बड़े पदाधिकारियों से मिलने के काम आता था। सफ़ेद मार्बल के बने दीवाने खास में उस समय कीमती रत्न जड़े हुए थे। इसकी छत में चांदी मढ़ी हुई थी। कभी यहाँ मयूर सिंहासन हुआ करता था, जिसमें बताया जाता है कि इतना सोना और इतने रत्न जड़े थे कि उसकी कीमत उस समय ताजमहल की कीमत की भी दुगनी थी। बाद में इस मयूर सिंहासन को ईरान से आया नादिर शाह यहाँ से ले गया। 1739 में 100 लाख रुपए कीमत के मयूर सिंहासन से हाथ धोने के बाद कमजोर हो चुके मुगल सत्ता ने एक और सिंहासन बनवाया। 1857 की जंग के बाद उसका भी कोई अता पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि इस रिप्लेसमेंट वाले सिंहासन को अंग्रेजों ने लूटा। औरंगजेब की बनवाई हुई इस मोती मस्जिद से होते हुए हम बगीचे में पहुंचे, जिसका नाम है हयात बख्श या जीवनदायिनी बाग। मुगल चार बाग स्टाइल का ये बगीचा है और इसकी जल प्रणाली इसे बेहद खास बनाती थी। यहाँ पर पानी भरा रहता होगा और उसके ऊपर ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या ही खूबसूरत लगता होगा। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत का नाम है जफर महल। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने बनवाया था 1842 में। ये हयात बख्श बाग के बीचों बीच बना हुआ है। इस इमारत की छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। हयात बख्श बाग के उत्तर और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के लगभग एक जैसे दिखने वाले दो मंडप हैं, जिनके नाम है सावन मंडप और भादो मंडप। सावन और भादो दो मंडप हैं। सावन मंडप हमने देख लिया है। सामने जफ़र महल है बीच में, जो बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था, और इसके उस तरफ है भादो मंडप। मंडप मतलब पवेलियन। उस ज़माने में ये मंडप काफ़ी डेकोरेटेड हुआ करते थे, हालांकि आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों मंडप बाहर से लगभग एक जैसा दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। जैसे कि भादों के केंद्र में एक जलकुंड या वाटर टैंक है, जबकि सावन मंडप में पानी की एक नहर है, जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी। ये है भादो पवेलियन, संगमरमर का बना हुआ है। एक समय में ये बहुत ही डेकोरेटेड रहता होगा, हालांकि इस समय ये बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर भी नहीं जा सकते। ऐसी कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं इसके ऊपर जा कर के इसको देखने के लिए। ये है मेरे पीछे नहरे बेहिश्त, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है और इसको अब हम अंदर चल के देख सकते हैं। नहर बहिश्त का मतलब है स्वर्ग से बहती जलधारा। नहर बहिश्त को यहाँ से संचालित किया जाता था। पानी को यमुना नदी से बुर्ज तक उठाया जाता था और नालियों के द्वारा ये जलधारा बगीचों और महलों से होकर गुजरती थी। महलों में ये जलधारा एक एयर कंडीशनर का काम करती थी। इस इमारत की छत आज भी कुछ अलग ही तरह से चमकती हुई दिखती है और ऐसा लगता है कि ये बहुमूल्य रत्नों से जड़ी रही होगी। उस समय का आज केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लाल किले की कहानी इसको लूटे जाने की कहानी भी है।
एक समय था जब यहाँ 3000 लोग रहा करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। लाल किले के अंदर की इन इमारतों में ब्रिटिश वास्तुकला साफ नजर आती है। अनएक्सपेक्टेडली लाल किले के अंदर 2-3 कैफ़ेज़ हैं, 2-3 म्यूज़ियम्स हैं और बहुत बड़ा लॉन है। इट्स नॉट जस्ट अ किला, इट्स अ स्मॉल टाउनशिप इनसाइड द किला। स्टेपवेल, बावली। अब सामने है लाल किले की प्रसिद्ध बावड़ी या स्टेपवेल। बावड़ियों का मकसद पानी का संग्रह करना था। इसके साथ ही इनका इस्तेमाल गर्मी से निजात पाने के लिए और आराम करने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि जितना कुएं के पास जाएंगे गर्मी उतनी ही कम लगेगी। दो तरफ से सीढ़ियां हैं वेल तक पहुंचने के लिए। सामने वेल है तो वहां तक चलते हैं। कुंड तक पहुंचने के लिए इसमें दो तरफ से सीढ़ियां हैं और दोनों ही तरफ सीढ़ियों से लगे हुए कमरे हैं जो आराम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे। अंग्रेजों के समय में इस बावड़ी का इस्तेमाल इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों को कैद करने के लिए भी हुआ था। लाल किले को कई बार लूटा गया, कभी नादिर शाह जैसे लुटेरों के द्वारा, तो अंग्रेजों ने भी इसे जमकर लूटा, यहाँ तक कि इसके फर्नीचर को भी नहीं छोड़ा। इसलिए आज लाल किला केवल ढांचा भर है। हिंदुस्तान के किलों की शान और शौकत को अगर आपको देखना है तो आपको लाल किले से कहीं पुराने मेहरानगढ़ के किले और जैसलमेर के किले तथा ओरछा के महल पर आधारित चस्का-ए-ज़िंदगी के इन एपिसोड्स को ज़रूर देखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अब मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प जगह पर। तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का-ए-ज़िंदगी।